रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है भाई, ठीक है। क्या बात कर रहा था मैं? एक ज़माना था जब आपको, आपके पास डिग्री हो, डिग्री बेस्ड नौकरी मिल जाती थी। यानी एक ज़माना तो ऐसा था कि आपने 10वीं पास कर ली। मेरे पिताजी बताते हैं 10वीं पास, आपके दादाजी, मेरे पिताजी तो आपके दादाजी मान के चलो, पूछना उनसे जब वो यंग होंगे, उनके ज़माने में किसी ने 10वीं पास कर ली, घर से उठा के ले जाते थे, भाई चल तू नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले। ऐसे आपने सुना होगा, है ना। धीरे 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 जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोग और पढ़ते लिखते गए, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई, फिर 12वीं पास कर लो, फिर ग्रेजुएट हो जाओ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, फिर आया एंट्रेंस एग्ज़ाम का दौर। भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको नौकरी मिलेगी, है ना। इस तरह से बात सफ़र आगे बढ़ता गया, ठीक है। अब फिर जब बिल गेट्स जैसे लोग आए, उन्होंने कहा ये डिग्री विग्री गई भाड़ में, हमें चाहिए काम, ठीक है। आपको काम करना आता हो, हम नहीं देखते आपकी डिग्री। लेकिन ऐसा कुछ फील्ड्स में है अभी जहाँ पे आपको सिर्फ काम बेस पे अच्छी, आप एन नंबर ऑफ अमाउंट, आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं। आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें डिग्री कोई नहीं पूछता। आपको कुछ काम करना आता है, जैसे आपको कोडिंग करनी आती है, सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है, तो जैसे डेटा साइंस वगैरह आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे आपको नौकरी मिल जाती है। यदि आप लीगल फील्ड में हैं, ठीक है, इसमें डिग्री के बिना काम चलता नहीं है, ठीक है, और स्किल के बिना काम कोई देता नहीं है। इस फील्ड में हमें डिग्री और स्किल दोनों चाहिए, ठीक है, लीगल फील्ड में कामयाब होने के लिए। मैं कल एक केस स्टडी करूंगा आपके साथ। मैंने कैसे अमृतसर के एक आदमी को, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ और एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी जीता हूँ बेटा। मेरे पास अपने एग्जाम्पल देने के हैं, तो मैं दूसरे का पढ़ा पढ़ाया एग्जाम्पल क्यों दूँ? इजंट इट बेटा? मैं दूसरों के क्यों एग्जाम्पल दूँ? मेरा खुद का एग्जाम्पल है। लास्ट वीक मैंने एक अपने अमृतसर के क्लाइंट को, ठीक है, 30 लाख रुपए का फ़ायदा कराया। 30 लाख रुपए का फ़ायदा कराया, उसने 2.5 लाख मुझे फीस दी। सिर्फ कितनी बारी बात हुई फ़ोन पे? 3 बारी, ठीक है, 3 बारी बात की, ठीक है। मैंने कहा 3 बारी बात करने के 3,000 रुपये लूँगा, ठीक है। मैंने मतलब इनिशियल एक पैकेज देता हूँ मैं, 3 से 5 हज़ार रुपये देख लेता हूँ भाई बंदे के सामने वाले की क्या वर्थ है। उसके बाद तेरी प्रॉब्लम के हिसाब से फीस चार्ज करूँगा। आई चार्ज 2.5 लाख रुपीज़। 3 बारी फ़ोन पे बात करी, एक नोटिस ड्राफ्ट करके दिया उसको, वर्क हैज बीन डन। स्किल की बात कर रहा हूँ, स्किल कैसे जनरेट करनी है आपको। 3 बारी बात करी, ठीक है, एक नोटिस लिखा, 2.5 लाख रुपए कमाए। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस? समझ रहे हो तुम? 2.5 लाख रुपए कमाने के लिए एक आदमी को पूरा साल जूतियां रगड़नी पड़ती हैं अपनी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं पढ़ लो, स्किल जनरेट कर लो, तो तुम्हें लगता है कि ये तो मजाक कर रहा है, ये तो पता नहीं क्या बोलता रहता है, ठीक है, तुम सीरियसली लेते नहीं। मेरे पास फोन किया उसने, मैंने कहा तू ना सारी बात, पूरी कहानी को सुना और कुछ भी छुपा मत, छोटी सी छोटी डिटेल को समझा। उसने मुझे सारी, मैं अगली क्लास में, जीरो स्टूडेंट्स की क्लास में बताऊंगा। अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इंडेमनिटी और गारंटी का सेक्शन अच्छे से पढ़ के आना। आपके जीरो स्टूडेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में दो चैप्टर हैं, एक का नाम है इंडेमनिटी, एक का नाम गारंटी। तो सेक्शन 124 और 126 को, 124, 125, 126, इन 3 सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के आना। आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। उसने पूरी कहानी सुनाई, मैंने कमजोरी पकड़ ली उसकी। फिर मैंने कहा ये लीगल नोटिस, ठीक है, ये लीगल नोटिस बैंक को दे अपने वकील के थ्रू। उसने वकील ऑलरेडी किया हुआ था अमृतसर का, लेकिन उस पर विश्वास नहीं था उसको, कह रहा है ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उसके थ्रू काम कर, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तो वो उससे वो करवा, ठीक है। समझ मेरी बात की नहीं आ रही? स्किल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो तुम्हारी लक्षण है नहीं कि तुम सीएस बनोगे कोई भी तुम में से, ठीक है, कोई भी तुम में से एक भी ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को जो बनेगा अभी तक। एक दो बच्चे हैं एक्सेप्शन, एक दो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, नाम नहीं लेता अभी किसी को, जिसको मुझे लग रहा है कि ये दम है इनके अंदर, ठीक है। यदि तुम इम्प्रोवाइज कर लो, ठीक है, अगर तुम इम्प्रोवाइज कर लो तो तुम बन सकते हो सारे, कैपेसिटी सब में है तुम्हें। लेकिन अभी तक की मैं आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करूं तो 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो पास करेंगे,
समझ मेरी बात की नहीं आई? मान लो तुम सारे बन भी गए या तुम में से कोई बन भी गया, अब तुम्हें नौकरी चाहिए, नहीं? नौकरी के लिए पढ़ रहे हो ना, कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो? नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। तो अगर आपको बड़ी कंपनी में नौकरी चाहिए, एमएनसी में, आजकल ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है ना बेटा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिना तो कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। आजकल छोटा सा स्टार्टअप भी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो बिना फेमा की नॉलेज के आपको कोई नौकरी देगा ही नहीं, और फेमा इससे अच्छा आप आगे कहीं पढ़ेंगे नहीं। तो फेमा स्किल है, एक चैप्टर नहीं है। एक फेमा क्या है? एक स्किल। जान लगा के पढ़ो इसको, इसलिए ये भाषण दिया तुम्हें। स्किल, एक स्किल तुम्हें कितना कंफर्टेबल तुम्हारी लाइफ कर सकती है। ठीक है बेटा, जब जेब में पैसे होते हैं ना बेटा, ठीक है, वो एक कहावत है कि अंग्रेजी की कहावत है, फिक्स योर फाइनेंसेस बिफोर फिक्सिंग एनीथिंग एल्स। क्योंकि एक कहावत है पंजाबी में, जदे घर दाने और कमले भी सियाने। समझ में ही बात की नहीं है बेटा? बिना पैसे की ना तो कोई प्यार है, ना तो तुम्हें कोई प्यार देगा, पैसे जेब में नहीं है, ठीक है, ना तो तुम्हारे लिए कोई प्यार देगा, ना तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट है आज की मतलबी दुनिया के अंदर। पैसा है आपके पल्ले, आपकी प्यार भी है, आपके लिए इज्जत भी है, आपके लिए सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ सर्वाइव करने का नियम समझ लो बेटा, प्रिंसिपल समझ लो, यू हैव टू अर्न मनी। और मनी कैसे अर्न होगी? आप जिस फील्ड में उतरे हो वहां दो चीजें चाहिए, डिग्री और स्किल। तुम दोनों पे काम करना पड़ेगा सिमिल्टेनियसली, दोनों पे सिमिल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, और पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है? अब आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, ड्राफ्टिंग आपकी वैल्यू को 100 गुना बढ़ा सकता है, 100 गुना, 100 टाइम्स आपकी वैल्यू, 100 टाइम्स बहुत ज्यादा अगर मैं बोल दूंगा तो आपको लगेगा ज्यादा एग्जीक्यूट करके सर बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा मॉडरेट सा बोल रहा हूँ, 100 टाइम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा। ड्राफ्टिंग स्किल आपकी पावर को 100 टाइम बढ़ा देगी, ठीक है। और ड्राफ्टिंग आपको नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता कि इस डॉक्यूमेंट का आप कोर्ट में कैसे यूज करोगे, तो आप लिखोगे कैसे? समझ मेरी बात क्यों नहीं आ रही? मतलब मान लो ड्राफ्टिंग क्यों लिख रहे हो? ड्राफ्टिंग ये थोड़े कि एग्जाम में कोई ऐसे आया तो आप लिख रहे हो उसको। ड्राफ्टिंग का मकसद ये है, कल को डिस्प्यूट हुआ तो इस डॉक्यूमेंट को मैं कोर्ट में यूज करूंगा, और कोर्ट में ऐसा वेपन मैं कैसे यूज करूंगा अपने क्लाइंट को जिताने के लिए, उस हिसाब से ड्राफ्टिंग लिखनी पड़ेगी। तो जिसको एविडेंस एक्ट नहीं आता वो ड्राफ्टिंग सीख नहीं सकता। समझ में आ रही बात की नहीं आती? एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, ये 5 चैप्टर जिसको नहीं आते, 5 चैप्टर जिसको नहीं आते, वो ड्राफ्टिंग कर ही नहीं सकता, सीख ही नहीं सकता, ड्राफ्टिंग की एबीसीडी नहीं सीख सकता। समझ मेरी बात नहीं है? तो बेटा ये 2 चैप्टर हैं, एक तो एविडेंस चला रखा हमने, एक वो है, वो तो बाकी तो कैपिटल मार्केट तो डार्लिंग सब्जेक्ट है, वो तो सब कुछ ही पैसा है उसमें। तो जहां हाथ लगाओ, जैसे जाओ ना तुम किसी मैकेनिक की शॉप में जाओ ना, तुम काले हुए भी ना आ नहीं सकते, मतलब एक तो किसी मैकेनिक की शॉप में चले जाओ, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे कपड़ों पे दाग लग ही जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में तुम्हें काम करोगे, तुम टाइम दोगे उसको, मेहनत करोगे, और तुम गरीब रह जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, वो भी स्किल बेस्ड है, वो तो सब्जेक्ट ही स्किल बेस्ड है सारा। तो इसीलिए अपनी जिंदगी पे थोड़ी सी तरस खाओ, अपने माँ बाप पे थोड़ी सी तरस खाओ, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशन है तुम्हें लेके, ठीक है बच्चों, और पढ़ना शुरू कर दो। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द टेस्ट, मतलब इतना तो मुझे पता लग गया कि तुम सब पास हो सकते हो। मैनी ऑफ यू, 90% ऑफ यू हैव स्किल्स टू पास, ठीक है बेटा, मैनी ऑफ यू हैव स्किल्स टू पास, बट जो उसके लिए रियली जो डिजर्व कर रहा है, अभी 1-2 बच्चे ही कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात आपको? बाकी आगे आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, सही कोज के लिए, है ना, सही कोज के लिए इंस्पायर करना। मानना ना मानना वो आपकी बात है बेटा, जिंदगी आपकी है, ठीक है बेटा। मेरे को तो आपने पेंशन देनी नहीं है, बुढ़ा मैं जब बुढ़ा जाऊंगा मेरे को थोड़ी आप पेंशन दोगे कि सर आप बुढ़े हो गए हो, बड़ा खून फूका है आपने हमें पढ़ाने के लिए। ना तो मैं लूंगा और ना तुम्हें तुमसे कोई ऐसी उम्मीद भी है।
सिर्फ मैं आपके आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। स्किल जनरेट करनी है बेटा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो स्किल की तरह काम आएंगे तुम्हारे। अब फेमा तुम कहाँ पढ़ोगे? ऐसा पढ़ ही नहीं सकते फेमा तुम कहीं, इसीलिए अभी फेमा को जान लगा के पढ़ो। इसमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, कुछ नहीं है फेमा। फेमा को लोग इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। इससे सिंपल, इससे सिस्टमेटिक कोई कानून ही नहीं है, ठीक है भाई। सिंपल बात है, जब तुम फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हो, पहले तो समझना कि फॉरेन एक्सचेंज होती क्या है, ठीक है। कोई भी चेक इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट किया जाए, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, कोई भी करेंसी, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं जिसका वैल्यूएशन इंटरनेशनल करेंसी में होना है, तो उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज में और करेंसी में डिफरेंट करना है। करेंसी इज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज इज अ वाइडर टर्म देन करेंसी, ठीक है। मोस्टली करेंसी की बात होती है एक्सचेंज में। जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसमें करेंसी की बात कर रहे हैं, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि करेंसी इज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब 3-4 डेफिनेशन है यहाँ पे। एक तो आपको पता होना चाहिए ऑथराइज डीलर, मतलब जब भी आपको करेंसी का लेन देन करना है तो यू हैव टू डील विद द ऑथराइज डीलर। नंबर एक बात समझ में आई, ठीक है। आपको फॉरेन एक्सचेंज की लेन देन करनी है, ठीक है बेटा, समझ में आई। बहुत सिंपल करके बताऊंगा बेटा। और 3-4 चैप्टर हट गए हैं तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है। यानी आपका पहला चैप्टर है ये बुक का, पर हो सकता है कि 10-15 नंबर का आ जाए। 10 नंबर का तो पक्का आएगा, देखो लिख कर गारंटी देता हूँ। 10 मार्क्स पक्के आएंगे फेमा पर, पक्के 100%। 20 नंबर कंपटीशन, 10 नंबर फेमा, 10 नंबर कंज्यूमर, 5 नंबर एससीजेड, 5 नंबर, 7-8 नंबर एफसीआर। कितने हो गए काउंट करना जरा। 40 नंबर का सेकंड पार्ट, ठीक है। वीडियो देखनी शुरू कर दो, अभी से जनवरी से पढ़ाऊंगा उसको मैं। वो 3-4 क्लास में ही काम खत्म कर दूंगा उसका, सिर्फ 3-4 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन, पार्ट भी खत्म। 40 नंबर वो इसी अगर मुझसे तुमने पढ़ के ECIPL में 70 नंबर नहीं लिए तो यार फायदा नहीं है ना तुम्हारा ना मेरा। 70 मार्क्स ECIPL में नहीं है, और ECIPL में 70 मार्क्स इंडिया टॉपर क्या आता है। यहाँ का पिछला रिकॉर्ड देख लो, ये फोटो में लग रहे हैं ना, इनका ECIPL के मार्क्स चेक कर लो पिछले रिकॉर्ड्स में। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको नंबर दूंगा, उनसे पूछ लो उनके ECIPL के नंबर, अगर मेरी बात पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो। मेरे स्टूडेंट्स के 70 के आसपास नंबर आते हैं जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते हैं, जो मेरी बात के अकॉर्डिंग, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। 65 to 75 के बीच में मार्क्स आने चाहिए आपको, 65 to 75। लेकिन पैन इंडिया का तुम अगर इसका परसेंटेज देखोगे ECIPL का, स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी में रिजल्ट के बाद आती है कि किस सब्जेक्ट में किसने कितना परफॉर्म किया। ECIPL अमंग द बिगेस्ट कल्प्रिट जो बच्चों को फेल करवाता है, ठीक है। जिस चीज से सब डरते हैं हम उस चीज में टॉप करते हैं। तो नेवर अफ्रेड विद डिफिकल्टी। इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग, सीधा नियम है, चूज डिफिकल्ट थिंग्स, ठीक है। कंफर्ट को ना अपनी जूती की नोक पे रख के अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। कंफर्ट सीकर नहीं बनना। कंफर्ट सीकर इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सिन है, सिन समझते हो, पाप, सबसे बड़ा पाप वो क्या है? कंफर्ट सीकर। कंफर्ट सीख करना, आराम प्रस्ताव में कुछ नहीं कर पाएगा आराम प्रस्ताव में, ठीक है। आराम प्रस्त नहीं बनना जिंदगी में, ठीक है। सीधा कार्डिनल रूल है ये। यू वांट टू बी स्ट्रांग, चूज डिफिकल्ट ऑप्शंस। लाइफ हर रोज तुम्हें ऑप्शन देती है, इजी वे आउट, डिफिकल्ट वे, इजी वे, डिफिकल्ट। चूज द टफ स्टफ, चूज द टफ स्टफ। जो मुश्किल लगे उसको करो, उसको पहले हाथ डालो, तेरे को पहले देखेंगे। समझ मेरी बात की नहीं आ रही? तो फेमा की बात कर रहे हैं। फेमा समझ के, फेमा के में होता क्या है, पढ़ना क्या है, जहां हम क्या यूज करें, फॉरेन एक्सचेंज यूज करें। अब कहां होते हैं फॉरेन एक्सचेंज यूज, कहां करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है बेटा। बताओ आपकी बेटा ऐसे करा देंगे, चुटकियों बजा के फेमा करा दूंगा। लेकिन मुझे पता है, मुझे तुम क्लास में, मुझे जो सबसे प्यारी चीज लगती है, जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं, मुझे एक ही चीज में, बस मुझे एक ही चीज चाहिए बच्चे के अंदर, रेगुलर क्लास में आए, ठीक है। जो रेगुलर क्लास में आएगा वो, इसका बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है। मतलब आप बस छोटी सी बात में मान जाओ कि रेगुलर क्लास में आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता बेटा। समझ में ये बात की नहीं? आपने पैसे दे दिए, पैसे ले लिए मैंने, ठीक है,
मेरे पैसे पक्के हैं, तुम दो ना दो, जतिन मंसूर को देने पड़ेंगे। समझ में आई बात की नहीं आई? मेरे पैसे कहीं नहीं जाते, तुम चाहे आज भाग जाओ, मैं ले लूंगा उससे पैसे। फिर भी मैं तुम्हें क्यों इंसिस्ट करता हूं बेटा? क्योंकि मैं आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यू। मुझे कल को लड़ने हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने वाला हूं, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कितने कमाते हैं पता है आपको? 200-300 करोड़ रुपए महीना। समझ मेरी बात? कितने कमाते हैं? 200-300 करोड़ रुपए महीना। यस, महीना। मुझे बनना है उस लेवल पर, ठीक है? अब मुझे एंजल को बनाना है कंपनी सेक्रेटरी बड़ी कॉर्पोरेट की। इसकी कंपनी किसी बड़े केस में फंसेगी तो ये कहां जाएगी? मेरे पास आएगी। समझ में आएगी? मैं भी थोड़ा सा मतलबी हूं, मैं भी ऐसे नहीं बोल रहा हूं ऐसे ही मोटिवेट नहीं कर रहा हूं तुम्हारे को, मेरा अपना मतलब ही बता रहा हूँ। चलो इतना इतना कम से कम बता तो रहा हूँ, दिल का काला तो नहीं हूँ, कम से कम कपड़े काले जरूर पहनता हूँ समझ में ये बात की नहीं आई? अब तुम में से मान लो कोई बन गया टॉप 50 कंपनी, बीएससी कंपनी का या एनएससी का कंपनी सेक्रेटरी बन गया। एक कंपनी सेक्रेटरी अगर मुझे एक केस दिला देगा 1000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है? मेरी जिंदगी का टारगेट है, मुझे ना फ्री में पढ़ाना है, बट मुझे फीस नहीं लेनी बच्चों से। अब मेरी मजबूरी है, मैं फिर बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा अपनी? मैं खाऊंगा क्या? तो फ्री में पढ़ाऊंगा तो, है ना? मुझे ना बच्चों से फीस नहीं लेनी पढ़ाने। आई वॉन्ट टू टीच, सच में दिल की कॉर्नर से। भगवान मुझे, आप मुझे आशीर्वाद दो, तुम सब लड़कियां, ठीक है? मैं इस लायक बन जाऊं कि मैं सच में कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू चार्ज फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैं पैसे कमाऊंगा कॉर्पोरेट से, ठीक है ना? छोटा गेम नहीं खेलते हम बड़ा गेम खेलेंगे। बड़ा गेम क्या है? मैं कितने कमा लूंगा तुमसे पैसे ले लेके जिंदगी से? 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, बस यही ना। मुझे तो 50 करोड़ का एक केस चाहिए, एक केस चाहिए 50 करोड़। नहीं बात समझ में आ रही तुम्हें? उसके लिए 20-20 घंटे पढ़ता हूं मैं रोज। मैं बच्चों की तरह पढ़ता हूं, तुम्हें मेरे कमरे में आके देखोगे तुम पागल हो जाओगे। मैं मतलब स्टूडेंट्स की तरह पढ़ता हूं मैं, जैसे 19-20 साल का बच्चा होता है ना, ऐसे पढ़ता हूं जब मैं पढ़ता हूं अपने लिए, क्योंकि मुझे AOR का एग्जाम क्लियर करना है। समझ में ये बात की नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है कि इसको सही पर्सपेक्टिव में देखो यार, तुम सही पर्सपेक्टिव में लो, इसको लाइटली मत लो। ये मजाक नहीं है ना कोई, ये आपकी स्कूल या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसको सीरियसली लो। मतलब आप पैशनेट हो गए, मतलब जोश के साथ जब तक नहीं पढ़ोगे ना, जब तक नहीं बात बनेगी। और फेमा एक स्किल है, फेमा ले लो या एविडेंस एक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है? थर्सडे को सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास होगी, ओनली ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि लंबी क्लास चाहिए ना, 1 घंटे तो पता नहीं चलता बात करने में कब खत्म हो जाता है, तो लंबी क्लास चाहिए। थर्सडे को ओनली ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास होगी। एविडेंस एक्ट के पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, याद दिला देना अगर नहीं डाली होगी तो। जो पिछले संडे की क्लास 2 घंटे की हुई थी, वो क्लास देख के ना आओगे, पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि वो क्लास का तुम पढ़कर आए हो, तुम्हें याद है, तो मैं क्लास में बैठना दूंगा, भगा दूंगा उनको। उस 2 घंटे की क्लास में मैंने जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से पढ़ के आना। ये क्वालिफिकेशन है उस क्लास को अटेंड करने के लिए, थर्सडे की क्लास। मुझे याद दिला देना कोई जिसने संडे की क्लास ना अटेंड की हो और वो थर्सडे की क्लास अटेंड करना चाहता है, तो मुझे याद दिला देना। अदरवाइज मैं बैठने नहीं दूंगा थर्सडे की क्लास में। पहले मैं सुनूंगा, 10 मिनट का टेस्ट लूंगा, अगर मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ। रिकॉर्डिंग देखना, क्लास में नहीं बैठने दूंगा। थर्सडे की क्लास ध्यान से सुन लो, या फिर ऑनलाइन लगा लेना, मर्जी है तुम्हारी। समझ में ये बात की नहीं है? तो बात ये है, थर्सडे को ऑनलाइन क्लास होगी, वेडनेसडे, फ्राइडे को मैं तुम्हारी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो मैं मतलब मेरी चेकिंग लगभग CS की चेकिंग के बराबर है। कब दूंगा क्लास, कब दूंगा मैं? फ्राइडे को टेस्ट दूंगा। सारे चेक नहीं हुए, सारे नहीं चेक हुए, क्योंकि NDPS का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, NDPS एक्ट का, ठीक है? तो वो उस पर सारा फोकस लगा हुआ है मेरा। मैक्सिमम देख लिया है मैंने क्या लिखा है आपने, उसमें मुझे तुम्हें सलाह दूंगा। मतलब उस क्लास को क्यों इंपॉर्टेंट, फ्राइडे की क्लास मार्क कर लो कि मिस नहीं करनी किसी भी कीमत पे। मतलब उस क्लास के लिए तुम 10,000 रुपये खर्च करो तो भी वर्थ है उस एक क्लास के लिए, क्योंकि उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस बच्चे ने क्या गलती की है, और ये गलती, तुम गलतियां करने से कैसे बचोगे एग्जाम में। अब तुम टेस्ट दे रहे हो, यू विल कमिट मिस्टेक्स,
क्या चीज़ है तुम्हें एग्जाम में मार्क्स तुम्हारे कम आते हैं, क्यों आते हैं कम एग्जाम में मार्क्स, और क्या चीज़ तुम लिखनी है। मैं मतलब खाली वो टिक मार्क करने वाली चेकिंग नहीं करता, मैं एक एक बच्चे के एक एक टेस्ट के ऊपर एक एक घंटा लगाता हूँ। समझ रहे हो, मेरा एक घंटा 5,000 रुपये की कीमत है। मतलब कोई क्लाइंट मुझसे बात करेगा, मेरे ऑफिस में आएगा, पहले 5,000 की पर्ची कटाएगा, फिर मेरे से बात करेगा, और मैं आपकी टेस्ट के ऊपर एक घंटा लगा रहा हूँ। क्या दे सकते हो मेरी फीस तुम? है तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी? है तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी कि तुम मेरी फीस दे सको? नहीं दे सकते तुम। ठीक है, तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरी फीस, एक्चुअल फीस पे कर सकता है। अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पेपर पे टाइम लगाऊंगा, तो इसका मतलब लगाऊंगा, और तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि जो मैं तुम्हें कमेंट करूँ, अपनी ईगो पे लिए बिना। उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में जो तुम्हारा करूंगा, ऐसे कर, तू ऐसे कर, जिसने अच्छा किया होगा उसकी तारीफ भी करूंगा, जिसने इंप्रूव कर सकता है उसको इंप्रूव करने की बात भी करूंगा। तो फ्राइडे की क्लास ना अटेंड कर, मिस कर फ्राइडे की क्लास ना मिस करना, कोशिश करना कि इधर आओ फेस, क्योंकि इधर ऑनलाइन पे समझ में नहीं आएगी जो बात है, क्योंकि दिखेगा नहीं ना, यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा ना ऑनलाइन में टेस्ट। तो फेस टू फेस क्लास में आना, इफ़ यू कैन डू इट। ठीक है, और उस दिन में जो बच्चा टॉप करेगा उसको मैं रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंसिस को लेके, पैसे को लेके सही माइंडसेट कैसे रखना है जिंदगी में, शुरुआत से ही। ठीक है, जो आदमी उस बुक को पढ़ लेगा ना, वो आदमी गरीब नहीं मर सकता। गरीब पैदा जरूर हुआ होगा, अगर वो पैदा हुआ होगा गरीब, गरीब मरेगा नहीं उस किताब को पढ़ने के बाद। रिच डैड पुअर डैड का हिंदी वर्जन है वो, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ठीक है, पता किसने लिखी है वो? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अभी मुख्य राष्ट्रपति है यूएस का, उसका वो राइटर है उसका। वो कैसा भी हो एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन बिजनेसमैन बहुत बड़ा है वो। ठीक है, आधे अमेरिका का मालिक है वो, अकेला, इतना इतना अमीर है वो। ठीक है, पढ़ना, उस बुक को पढ़ना, और किसको दूंगा? जो अब फाइट करनी है, मतलब जीतने के लिए, ऐसे नहीं तू ले लियो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है ना, कंपटीशन की, उससे बात पैसे की नहीं है, बात वर्थ की नहीं है बेटा, बात ये है जीतने की, हैबिट, जीतने की आदत डालनी है। समझ मेरी बात? मेरी नहीं आ रही? ठीक है, तो फेमा की बात हम कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? बोलो, है ना, हम एक डिस्कशन टाइप कर रहे हैं बेटा, है ना, ऐसे मतलब कोई किताब से नहीं पढ़ रहे, समझा रहा हूँ आपको कि कैसे पढ़ना है आपने, है ना। फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी है ना बेटा, बॉन्ड्स, डिवेंचर, शेयर्स ऑफ एनी फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो फॉरेन सिक्योरिटी समझ लो, फॉरेन करेंसी समझ लो, फॉरेन एक्सचेंज, तीन बातें समझ में आ गई कि जब भी तुम्हें कोई ट्रांजेक्शन करनी है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है, जो तुम्हें कैश चाहिए, कैश तुम्हें कब चाहिए होता है इंटरनेशनल लेवल पे? कैश कब चाहिए होता है बताओ? जब तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो। ठीक है, जब तुम क्या करते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तुम्हें शेयर खरीदने हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के, फेसबुक के, टेस्ला के, गूगल के, यू हैव टू यू नीड फॉरेन करेंसी। तुम्हें फॉरेन ट्रैवल करना है, ठीक है, इलाज कराना है, ठीक है, घूमने जाना है, तो यू नीड फॉरेन करेंसी। ठीक है, तुम्हारे अगर कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, या जो बाहर रहते हैं उनके रिलेटिव इंडिया में रहते हैं, तो अपने घर वालों को पैसा यहाँ से भेजना है या वहाँ, जब मैं बोल रहा हूँ वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रिपेट्रिएशन, यहाँ से वहाँ रिमिटेंस, सुनने की बात की नहीं? क्या? वहाँ से यहाँ रिपेट्रिएशन और यहाँ से वहाँ रिमिटेंस, दोनों वर्ड क्लियर होने चाहिए, रिपेट्रिएशन एंड रिमिटेंस, राइट? क्लियर है बेटा? तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, होल लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सोच लो जहाँ तक सोच सकते हो, बताओ, और दिमाग लगा लो, चलो 2 मिनट सोचो कि आपको फॉरेन करेंसी कब चाहिएगी, सोचो। एजुकेशन, वेरी गुड, शाबाश, चलो और बताओ, और सोचो। मेडिकल ट्रीटमेंट तो मैंने बता दिया, और बताओ, वो भी बता दिया, और बताओ, बताओ, डोनेशन देने के लिए, तुम डोनेट करना चाहते हो, और बोलो, कोई नई चीज बताओ, हाँ बोलो। रिपैट्रिएशन मतलब जैसे तुमने वहां पर नौकरी की, ठीक है, और वहां से पैसा भेजा इधर, रिपैट्रिएट, यू रिपैट्रिएटेड फंड्स हियर इन इंडिया, यू अर्नड हियर मनी। जैसे मान लो कोई ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड ने इधर आईपीएल में मान लो 25 करोड़ में खरीदा उसने, कौन सी फ्रेंचाइजी खेलता है? हैदराबाद से। ट्रेविस हेड वहां से खेलते ना, हैदराबाद से खेलता है ना, सनराइजर हैदराबाद से ना। तो अब 25 करोड़ में या 50 करोड़ में, पता नहीं 40 करोड़ में लिया था ट्रेविस हेड को, मेरे ख्याल सबसे महंगा वही था इस बार के आईपीएल में, 40 करोड़ रुपए उसको मिल गए। अब वो 40 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहता है, क्या लेके जा सकता है? पहली बात तो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ स्पोर्ट्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं आगे,
वो रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो मान लो अब अभी हम ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे, ट्रेविस हेड मान लो 40 करोड़ रुपए यहाँ से लेके जाना चाहता है, ठीक है, आफ्टर टैक्स 40 करोड़ तो उसकी नेट ग्रोस इनकम हो गई ना, उसमें टैक्स लगेगा क्योंकि यहाँ उसने अर्न किया। तो यहाँ से वो टैक्स कटा के जब ऑस्ट्रेलिया में लेके जाएगा उस पैसे को, रेमिटेंस, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। समझ में ही बात की नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, तुम गए कनाडा, तुमने लोगों की कार वॉश करी, टॉयलेट वॉश करी, अखबार बांटे, फूल बांटे, ठीक है। यहाँ तुम बड़ी पापा की परिया बनती हो ना, वहाँ जाके सारे काम करते हो, वहाँ जाके सारे करते हैं, उस काम में कोई शर्म नहीं है। मतलब मेरे को इस प्रॉब्लम इस बात में है कि यहाँ नहीं करते वहाँ करते, मतलब मानसिक गुलामी है ना, मतलब पैसा ये सब कुछ हो गया ना इसका मतलब। आज ना एक मैंने ना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, तो मैंने ना एक वीडियो बनाया उसका ऊपर, एक ना वो है, एक फर्म है एक्टिस, एक्टिस एक फर्म है, एक्टिस एक ग्लोबल इन्वेस्टर है, ठीक है। उसका चेयरमैन कहता है कि इस वक्त इंडिया से बेहतर जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, मतलब सारे के सारे ग्लोबल लोग यहां आ रहे हैं। अब बारी आ गई है कि उन गोरों से काम करवाना है हमें नहीं काम करने जाना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब अपने लेवल को इतना लेवल अप करो कि अंग्रेज तुम्हारे यहाँ आए, ना कि तुम जाओ अंग्रेजों के पास उनके छोटे छोटे काम करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो दो तरह का है, इंडिया भी कई लेवल पे ऑपरेट हो रहा है इस टाइम। एक ऐसा इंडिया भी मिलेगा आपको, आप गांव देहात में जाओगे, जो उनका टॉपिक क्या होगा, बुढ़ापा पेंशन कब आएगी, ठीक है, राशन कब मिलेगा, उनके टॉपिक्स ही होंगे। एक लेवल इंडिया का ये ऑपरेट कर रहा है जो कि सिलिकॉन वैली को भी पीछे छोड़ दे, दुबई या फिर यूरोप को भी पीछे छोड़ दे। यू हैव टू डिसाइड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इन विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया यू वांट टू ऑपरेट, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए और सबसे बढ़िया टूल आपके पास है एजुकेशन, ठीक है। इसको एक्सप्लॉइट करो, बदतमीजी से पढ़ो। तो पढ़ना होता है, पढ़ना नहीं है खाली, कैसे पढ़ना है, बदतमीजी से पढ़ना है। समझ में ये बात की नहीं है। तो और बताओ, अब उसने कहा ट्रेविस क्या नाम है यार, ट्रेविस हेड याद आ रहा है, वो उसकी बैटिंग देख रहा था मैं, वो ऐसे ही मारता है पागलों की तरह, बदतमीजी की तरह बैटिंग करता है। उसकी बैटिंग देखी आपने, मतलब एक तो बैटिंग करना तमीज से होती है ना, जैसे राहुल द्रविड़ करता था, सचिन तेंदुलकर करता था, तमीज से बैटिंग करता था, मतलब ये बदतमीज बैटिंग है। अभिषेक शर्मा हो गया, ये हो गया, ये मतलब सामने वाले को मतलब मोरल डाउन कर देते हैं, उसका मतलब डिमोरलाइज कर देते हैं सामने वाले को। दोनों ओपनर है हैदराबाद के, नहीं हैदराबाद फाइनल में हारा ना इस बार, फाइनल में कौन हारा जी, आरसीबी वर्सेस पंजाब, आरसीबी जीती है इस बार। मैं देखता नहीं आईपीएल, ठीक है। मैंने ना कैपिटल मार्केट के कंसेप्ट लगा दिया आईपीएल में। वो बुकी कहता है भाई तू हाजिर वाले यार, तू मत खेल, तेरे को नहीं मैं खिलाऊंगा। मैं कहा भाई, कह रहा है, मैं कहा यार मैं पैसे के लिए नहीं खेल रहा, मैं तो ये देखने के लिए खेल रहा हूं कि आजकल के बच्चे क्यों जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। अब मैंने क्रैक कर दिया उसका कोड, कैसे कैसे मतलब ये कैसे कैसे कमाने हैं आईपीएल में। मैंने 7-8 लाख रुपए कमा लिए 2-3 मैचों में उससे। वो कहता है भाई साहब हाजिर वालो, मैं नहीं आपको खिलाऊंगा। मैं कहा वैसे सिर्फ फ्री में खिलवा ले, वैसे मेरे को पैसे मत दियो, मैं को वैसे खिलवा ले फंड। कहता नहीं खिलवाऊंगा, कहता नहीं, आप कहता किसी दूसरे को बताओगे फिर। मैंने आईपीएल देखना ही छोड़ दिया, मैं कहा गंदी बात है, जुआ नहीं खेलना, जिंदगी का असूल है। मैं तो इसीलिए गया था क्योंकि कोई सारे कुछ केसेस थे हमारे पास, सट्टा इलीगल है ना बेटा, तो किसी भी जगह जाने के लिए अब गटर साफ करना है तो आपको गटर में उतरना ही पड़ेगा ना, आप गद्दे तो आप होगे होगे। तो मैं उस कुछ केसेस को रिजॉल्व करने के लिए मैं उस फील्ड में उतरा कि देखते हैं होता क्या है इसमें। अब से मजा आने लग गया मेरे को बड़ा। तो 24 घंटे मेरे को वही लगे, आईपीएल आईपीएल आईपीएल, ट्रेविस हेड और ये सब 24 घंटे मेरे दिमाग में यही चले। मगर एक तो मेरे करियर के लिए खराब है ये, दूसरा ये पैसा भी गलत गलत पैसा। मैंने सारे पैसे डोनेट कर दिए, वो वाले जितने भी पैसे कमाए मैंने सारे के सारे डोनेट कर दिए। मैंने यूज़ नहीं किया अपने घर में एक रुपया उसका, मैं अपने बच्चे खराब नहीं करना चाहता। तो मैंने कसम खाई कि मैं आईपीएल देखना ही छोड़ दूंगा। बस सिर्फ मैं अब आईपीएल के बारे में पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में कि उसने उसको हरा दिया, उसने उसको हरा दिया,
मतलब जिस गली जाना ही नहीं ना उसको बस छोड़ना है तो फिर छोड़ना है किसी चीज़ को। समझ में ये बात नहीं। तो आईपीएल में जो फॉरनर्स प्लेयर आते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेमिटेंस, और रिपैट्रिएशन भी आपको बता दिया मैंने, है ना। ठीक है, अब तुम और ट्रांजेक्शन सोच सकते हो कोई, सारी तो मैंने बताई, आपने क्या बताई, बताओ और बताओ। डोनेशन हो गया, और बताओ क्या, कहाँ चाहिए आपको फॉरेन एक्सचेंज, कहाँ चाहिए, दुबई में फ्लैट खरीदना है, ठीक है। वो देखा है आपने, वो देखा है पाम बीच, देखा है दुबई का, दुबई गए हो तुम, हाँ हाँ, वो आर्टिफिशियल आइलैंड है बनाया उसने, है ना, मैंने देखा हुआ है, मैंने एक्चुअल में भी मैं गया हूँ वहाँ पे। क्या कह रही थी आप, वहाँ पे तुम्हें, वहाँ पे इस तरह से घर बना रखे हैं कि हर घर बीच के ऊपर है, मतलब एवरी फ्रंट ऑफ हाउस इज बीच फेसिंग, इतने जबरदस्त तरीके से। इंटरनेट पे देख लेना, जब जाओगे तब चले जाना घूमने के लिए। हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ, वर्ल्ड वॉर होता है, दो देशों में वर्ल्ड वॉर होता है। सर जब ये दो कंट्री में वॉर होता है, हाँ, तो दूसरी कंट्री जब उसको डोनेट करते हैं, तो वो वॉर में डोनेट करते हैं पैसे, तो जो भी उसको पैसे देती है तो वो किसमें जाएगा, वॉर में डोनेट कैसे करते हैं लड़के, मतलब समझा नहीं मैं। तेरी तेरी सिचुएशन, लेटर एक्सप्लेन, उसकी प्रॉब्लम समझा मेरे को, कैसे समझा, कैसे मतलब वॉर में हुआ, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को डोनेट किया, मतलब कैसे डोनेट किया, सर जैसे बाहर से फंडिंग नहीं आती, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट कह रही है, फंडिंग की बात कर रही है, चलो। भाई कहीं से भी फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज में आ गया, तो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है ना बेटा, गवर्नमेंट लेवल थोड़ी, गवर्नमेंट थोड़ी इसमें ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट ले रही है पैसे, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी अप्लाई होती है बात, ये तो सब्जेक्ट्स के ऊपर होती है ना बातें, तेरे मेरे पे होती है ना, कंपनीज पे, तेरे मेरे पे। गवर्नमेंट जहां खुद इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट को मान लो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही है, तो थोड़ी फिर फॉरेन एक्सचेंज को प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, किससे अप्रूवल लेंगे, अपने आप से, ठीक है। यू अप्लाइड योर माइंड बेटा, पर समझ में आया ना तेरे को बेटा, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ डिस्कशन नहीं हो रही बात, ठीक है बेटा। हमारे पे क्यों कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट, फेमा क्यों बनाया फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, क्यों बनाया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। बट व्हाई वी नीड टू रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि किसी भी देश की औकात उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उसकी वर्दीनेस पता चलती है, समझ आ रही है बात, मतलब मेरे पास कितने डॉलर्स हैं एज अ कंट्री, मेरी स्टैंडिंग, मेरी करेंसी की पावर, इंडियन रुपीज की पावर, दो चीजें डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। पहली चीज गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रिजर्व्स, दूसरी बात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जितने हाई होंगे, ठीक है, उतनी ही उसकी करेंसी की बेटर स्टैंडिंग होगी ग्लोबली, समझ में आ रही बात की नहीं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, गोल्ड के तो हम सोने की चिड़िया रहे हैं, अगर हमारे घर देश की औरतें ही अपना सोना निकाल के रख दें तो इंडिया वैसे ही सबसे गोल्ड एनरिच्ड कंट्री बन जाएगा, सिर्फ हमारे घर की औरतें ही अपना सोना सरकार को दे दें, तो सोना बहुत है हमारे पास, सोने की कमी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना है ताकि रेकलेसली विड्रॉ ना हो जाए। एक मैं विराट कोहली का एग्जांपल देता हूं आपको, जानते हो विराट कोहली के बारे में, है ना, आपका आइकन है, यू लाइक इट, लाइक हिम, यू लाइक हिम, बट आई डोंट लाइक, पूछो क्यों, उसने भारत से पैसा कमाया, ठीक है, भारत से पैसा कमाया और भारत वालों ने उसको खूब प्यार किया, बहुत दिया, ठीक है। उसने पट्टे ने क्या किया, यहां से रिटायरमेंट लेके, ठीक है, अभी तो 3-4 साल और क्रिकेट खेल सकता देश के लिए, पर उसने रिटायरमेंट ले ली, क्यों, क्योंकि अकेला आईपीएल आरसीबी का मतलब मान के चलो वो मालिक है, उसका स्टेक है आरसीबी में, ठीक है। जब वो आरसीबी से 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है एज ए प्लेयर भी और एज ए वो भी, एक इंस्टाग्राम पोस्ट से ही वो कमा लेता है मेरे ख्याल 10-20-25 लाख रुपए, अगर वो एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं ना किसी चीज की, 20-25 लाख उसमें कमा लेगा। वो क्यों खेले भारत के लिए मैच 1-2 करोड़ के लिए साल के लिए,
कॉन्ट्रैक्ट कितने करोड़ का होगा? 4, 5, 10 करोड़ का बीसीआई चेक उसको दे देगी कॉन्ट्रैक्ट। जब वो 1000 करोड़ कमा रहा है अपने दम पे ही, वो 10 करोड़ रुपए के लिए क्यों खेलेगा, क्यों इतना प्रेशर लेगा? ठीक है। और उसने क्या किया, ही एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड। मतलब यहां से पैसा कमाओ, तुम यहां से 2-4 हजार करोड़ रुपए कमाओ और वहां जाके बस जाओ। ठीक है, तुम जितने भी मर्जी अमीर हो, ठीक है, वहां पे तुम सेकंड क्लास की सिटीजन तो होगे। चलो उसका अपनी लाइफ है, हम किसी की लाइफ में वो नहीं है, बट एज अ कंट्री देख रहे हैं, एज अ इकोनॉमी देख रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी कि यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं। अब इंडिया में एक प्रॉब्लम पता क्या है बच्चों, इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हम जो अमीर हैं, कुछ परसेंट लोग अमीर हैं हमारे देश में, सारे अमीर नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे पूरे देश में सिर्फ 800-900 बिलियनर है पूरे देश के अंदर, 800-900 के करीब, मतलब सारे मिला, जो इतने बड़े देश में बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। मतलब हमारे देश की 70% जनता तो गरीब है, मतलब हैंड टू माउथ है, और 30-35% जनता बहुत गरीब है। 70% की जनता हैंड टू माउथ है, मतलब टोटल गरीबी मानते हैं हम उनको, जो मुश्किल से रोटी खा रहे हैं बेचारे। ठीक है, अब ये सारे बड़े बड़े लोग दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोरंटो में, ओटावो में सारे चले जाएंगे, तो फिर हमारा देश तो बेटा फिर कैसे, हम मतलब एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म हमें दिया। ठीक है, अब मैं बहुत सारे पैसे कमा के लंदन में अपने लॉ की प्रैक्टिस कर दूँ, शुरू कर दूँ, ठीक है, तो मेरे को प्लेटफॉर्म, मेरे को सब कुछ यहाँ तक पहुँचाया तो मेरे देश ने, और मैं जाके उन गोरों के साथ बस जाऊँ, बच सकता हूँ मैं, ऐसा मतलब डिस्करेज करने मकसद है, एक्ट का मकसद बता रहा हूँ मैं। तो हम किसी की इंडिविजुअल लाइफ में कमेंट नहीं करते, जो जिसकी जिंदगी जिसको जो सही लगता है वो करे। बट वाई वी नीड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज, वी वॉन्ट टू प्रिजर्व आवर हार्ड अर्नड फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज एक तो देखो क्या है, जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जैसे चाइना अगर हमारे को 1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट करता है, तो हम चाइना को 10,000 करोड़ के, इतना फर्क है, मतलब 10 टाइम का फर्क है, समझ रहे हो? मतलब जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके साथ हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब वहां से पैसा कम आता है, हमें ज्यादा देते हैं, पेमेंट ज्यादा करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बड़े बड़े देशों के साथ ऐसा ही है। समझ में आई बात की नहीं? समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फॉरेन एक्सचेंज। तो होल लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो भी तुम सोच सकते हो सोच लो, है ना बेटा? अभी तक मैंने कोई किताब यूज करी है क्या? इतना इंटरेस्टिंग लॉ है ये, और आपको बिना इसकी नॉलेज के किसी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिलने वाली। ये बात लिखवा लो मेरे से, मतलब आप किसी एमएनसी में जाओगे, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा तो चेक करेंगे, पहले पूछ लेंगे फेमा आता है कि नहीं आता तेरे को। समझ में आई बात की नहीं? तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना वाइटल सब्जेक्ट है ये। पहले मेरे ख्याल से ये वहां भी पढ़ाते थे, प्रोफेशनल में भी थे, अभी शायद प्रोफेशनल के सिलेबस में ये अपडेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ रहे हो आप, और कहीं आपको पढ़ोगे भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे? लॉ कर लोगे, ठीक है, या एमबीए फाइनेंस करोगे, शायद वहां आपको पढ़ने को मिले, लेकिन वहां भी फाइनेंशियल कंसेप्ट, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट दिखाएंगे, लॉ वाला कंसेप्ट तो वहां भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब अगर आप कुछ भी पढ़ाई करोगे आगे, फेमा नहीं आएगा आपकी लाइफ में दोबारा। तो इसीलिए स्किल जनरेट करने वाली बात है, इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि फेमा आपने अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब जितने भी ट्रांजेक्शन आप सोच सकते हो सोच लो, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को सेक्शन 5 और 6 दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। सेक्शन 5 और 6 2 कैटेगरीज में ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को बांट सकते हैं। या तो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, या तो करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से रूल हैं और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अलग से रूल, और साथ में एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भी है, LRS,
चलो LRS को बाद में रखेंगे साथ में, वो भी पैरेलल चलती है, LRS भी पैरेलल चलती है। यानी जैसे आपने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है तो यदि आपने LRS के थ्रू कर लिया है तो आपका वहाँ पे अमाउंट कम हो जाएगा। जैसे आपको मान लो किसी काम के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि $2.5 लाख आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल में। तो आपने अगर LRS के थ्रू यूज़ कर लिया 1 लाख, तो आपका यहाँ पे सेक्शन 5 में जो रूल्स हैं उसके लिए बचेगा 1.5 लाख। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो LRS को भी साइड में करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं क्या, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होती है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होती है, मैं बड़े सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। क्या है, वैसे मैंने समझा चुका हूँ उसमें, लेकिन एक सिंपल तरीके से और बता देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट क्या है, पहले करंट अकाउंट सीखते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की पहले सेक्शन 2 में डेफिनेशन सीखनी है आपने। वो कहता है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या, कहते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सिंपल। क्या बोला, व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन? अ ट्रांजेक्शन विच इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब सवाल है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है। जब भी तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो, सिक्योरिटी खरीदो, रियल स्टेट खरीदो, भारत में रहने वाला भारत से बाहर खरीदे, बाहर रहने वाला भारत में खरीदे, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से मेरे ख्याल में सेक्शन 5 और उसके रूल्स भी कर चुके हैं सारे, है ना। जो बच्चा क्लास में आया था लास्ट क्लास में, वो मुझे बताना कि कहां तक हम कर चुके हैं। तो आज हम 2 काम करेंगे। एक तो हम शेड्यूल 3 हो गया सारा, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी। LRS नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे कैपिटल अकाउंट, LRS बाद में करेंगे, है ना। पहले हम करेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बुक खोल लो अपनी, और बुक में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन 3 बार ही पढ़ो ऑन योर ओन। रिकॉर्डिंग ऑन की थी मैंने? तुम यार याद ही नहीं जाते, तुम इतने बेवकूफ हो लोगो। तुम भी याद दिलाया करो, ठीक है। आप खोल लो और उसमें से आप पढ़ो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन खोलो पहले, शाबाश। चलो एक बारी मेरे साथ पढ़ लो, ठीक है। किसी के पास लेटेस्ट बुक है क्या? ये हो गए थे ना रूल 5, है ना, ये सारे हो गए थे, ये सारे रूल्स हो गए थे। हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं क्या? चलो कहाँ तक थे हम, पहले कितना पढ़ लिया हमने, पहले ये बताओ, फिर डेफिनेशन पढ़ो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस की। और आज की क्लास में हम करेंगे, आगे की क्लास में, व्हाट आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, राइट बेटा। एक बार मुझे एक सेकंड रुको बेटा। शेड्यूल 3 पेज क्या है, एक सेकंड। ये शेड्यूल 3 पूरा हो चुका है? अरे वाह, इतना कर चुके हैं हम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तो अभी हम करेंगे, अभी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ही करना है ना। चलो पहले डेफिनेशन पे आ जाओ, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ो 3 बारी, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं वो डेफिनेशन पार्ट से करेंगे। वो डेफिनेशन दिया ना यहाँ पे, देखो
ये यहाँ पे डेफिनेशन करेंसी नोट्स, यहाँ है डेफिनेशन, देखो नीचे ही दिया, वहाँ वहीं पे दिए, यहाँ नहीं दी। ये ठीक है। चलो, कौन है ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ सकता है कोई? वो क्या नाम है, क्या नाम है लड़की का? सानवी है बेटा? सानवी, आर यू देयर बेटा? यस सर। इफ यू आर कंफर्टेबल बेटा, मेरे लिए पढ़ो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो बॉक्स में दिया ना डेफिनेशन, ये पढ़ो बेटा आप एक बारी प्लीज, पढ़ो, आराम से पढ़ना बिल्कुल, हाँ आराम से पढ़ना, ठीक है। Capital account transaction has been defined to mean any transaction which alters the assets or liabilities, including विच contingent अल्टर्स मतलब चेंज होना, जहाँ पे अल्टर हो रहे हैं, अल्टर मतलब क्या, चेंज हो रहे हैं। दोबारा पढ़ो। Capital account transaction has been defined to mean any transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liabilities, outside India of persons resident in India, or assets or liabilities in India of persons resident outside India, and includes the transactions specified in subsection 3 of section 6 of the Act. ठीक है, समझ में आ गया आपको सारी? लिटरली समझ में आ गया आपको? कोई डाउट नहीं आपका? हाँ पढ़ लो, हाँ मैं समझा दूँ। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड टू मीन एनी ट्रांजैक्शंस व्हिच अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज, राइट, ठीक है। आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्संस, आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्संस रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, मतलब जो इंडिया में रहता है और उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज हो रही हैं आउटसाइड इंडिया, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लो तुम दुबई के बैंक से लोन ले रहे हो, तुम्हारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो आपने क्या किया, आपने दुबई बेस्ड बैंक से एक लोन लिया, ठीक है, तो ये क्या हुई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपने लंदन में घर लिया, कॉली ने लंदन में घर लिया, तो क्या हुई है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? मतलब इंडिया के प्लेयर लंदन भाग रहे हैं, और एक और प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, बड़ा मेरा फेवरेट प्लेयर है मैक्सवेल, सुना नाम मैक्सवेल है, उसने इंडियन लड़की से शादी करके बेंगलोर में घर लिया है। मैक्सवेल ने इंडियन से शादी की हुई है, इंडियन लड़की से शादी की है और बेंगलोर में घर लिया है, तो मैक्सवेल ने क्या की, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब आउटसाइडर इंडिया में घर लेगा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इंडियन दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। समझ में आई बात की नहीं? कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूं, बहुत जबरदस्त बात है ये, ठीक है। जैसे आपको पता है ग्लोबल ट्रेड कैसे होता है, लॉजिस्टिक कैसे होते हैं, पता है आपको? नहीं पता? 90% ग्लोबल ट्रेड होता है सी रूट से। आपको लग रहा है ना हवाई जहाज से बहुत कम होता है, मतलब लेस देन 10% होता है हवाई जहाज से। 90% ट्रेड कैसे होता है, सी रूट से, ठीक है। अब जैसे मान लो रशिया से एक इंडियन शिप रशिया से सामान लेके इंडिया में आ रहा है, ठीक है, यानी रशियन कंपनी इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है, उधर से एक्सपोर्ट कर रही है ना इंडिया में, ठीक है। तो इंडियन शिप का उसने किया, इंडियन शिप का उसने इंश्योरेंस किया, मान लो वहां की कंपनी ने, ठीक है। वो शिप सिंक कर गया रास्ते में, तो इंडियन कंपनी क्लेम लेगी ना उससे, ग्लोबल फर्म से, ग्लोबल जो उधर का जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, एंड वाइस वर्सा। यहां से कोई फॉरेन शिप अगर शिपमेंट लेके आ रहा है जा रहा है, तो इंडियन कंपनी से उसको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा अपने माल का लेके, शिप को लेके, ठीक है। तो मान लो इंडियन कंपनी ने इंश्योरेंस कर दिया किसी चाइनीज शिप का और रास्ते में डूब गई, तो इंडियन कंपनी को मान लो $10 मिलियन देने पड़ गए उस कंपनी को, तो इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज जाएगी ना,
मतलब जो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज करे। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? विच इज डिपेंडेंट अपॉन कंटीजेंसी ना, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आपको पे करने पड़े। मतलब व्हेन यू आर अल्टरिंग योर कंटीजेंट लाइबिलिटीज देन यू आर कमिटिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती है जहां पे आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। समझ में आई बात की नहीं? अब बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो अगला पैरा पढ़ बेटा सानवी प्लीज बेटा, अगला पैरा पढ़ो। क्लियर है? अब अभी एक बारी और पढ़ लो, क्योंकि चैप्टर यही है बस, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल, तो चैप्टर यही है बस, खत्म। है ही नहीं कुछ, है कुछ चैप्टर ये 15 नंबर के लिए इसी आईपीएल। आप कहते हो मैं ग्रुप दूंगा, मैं 2 ग्रुप दूंगा, क्या कमजोर बात करते हो यार। 15 दिन के अंदर जूरिस्प्रूडेंस तैयार हो सकता है, 15 दिन के अंदर इसी आईपीएल तैयार हो सकता है, और 10 दिन के अंदर सीएमएसएल तैयार हो सकता है। बाकी का मुझे पता नहीं। समझ में आई बात की नहीं है बेटा? सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाए तो, मतलब समझ में, पूरी जान लगा के पढ़ी थी। मतलब 10-15 दिन मैं बोल रहा हूँ, तो 10-15 दिन सिर्फ खाना और सोना और पढ़ना, 3 काम करने पड़ेंगे, तो 10-15 दिन लगते हैं एक ग्रुप को तैयार करने में। समझ में बात? ठीक है ना? तो आसान है, बहुत आसान है। करंट अकाउंट सिखा दिया तुम्हें, ठीक है। नहीं, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की थी हमने इनकी, पता नहीं रिकॉर्डिंग मिस की थी ना हमने, 1-2 पीछे। इसकी रिकॉर्डिंग की थी कि नहीं की थी? इसकी हमने देख लूंगा, मेरे पास होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक जेएचएल की मिस हुई थी ना, पता नहीं किस चीज़ की। बीएससी की मिस नहीं हुई थी। बीएससी की वो मेरे सिस्टम से उड़ गई, क्योंकि वो मेरा सिस्टम ब्लास्ट कर गया पढ़ाते पढ़ाते, वो इतना गर्म हो गया। उसमें 10 घंटे की लगातार पढ़ाता रहा। पहले प्रोफेशनल की क्लास ली, फिर जुडिशरी की ली, फिर तुम्हारी ली, वो सिस्टम फट गया। वो लैपटॉप में पटाखा बच गया। लैपटॉप कह रहा हूँ, उसमें डेस्कटॉप, पता नहीं क्या उड़ा होगा उसका। ठीक है, वो अब वो ठीक रिपेयर होगा, रिपेयर अभी जाएगा, रिपेयर होके आएगा, तो उसमें फिर अपलोड होगी वो। तो जो मैंने घर से ली थी क्लासेस, लेकिन जो घर से ली थी वो मैंने पढ़ा दिया था संडे। जो भी मैंने तुम्हें घर से पढ़ाया था वो मैंने संडे की क्लास में कवर कर लिया था। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। नहीं, एक इंटरप्रिटेशन की भी नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। इंटरप्रिटेशन की भी एक, हाँ उसकी भी मिस कर दी थी ना हमने। मैंने मैसेज किया था ग्रुप में कि टुडे वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द सेशन। नहीं, इंटरप्रिटेशन की थी वो, मुझे याद है। ठीक है ना? सानवी बेटा ये पढ़ो शाबाश, एक बार अगला पैराग्राफ, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। Examples of capital ध्यान से, account बहुत ध्यान से, क्वेश्चन है ये एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, जो पढ़ रहे हो ना आप नीचे, अब ये एग्जाम क्वेश्चन है। पढ़ बेटा शाबाश। Examples of capital account transactions are transactions such as Indian party making investment in equity shares, capital contribution in a foreign entity, or acquiring an immovable property outside India, and a transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liabilities outside India of persons resident in India or assets or liabilities in India of persons resident outside India. वही बात कर रहे हैं मोरलेस, जो समझा चुका हूँ, है ना? कोई नई बात तो नहीं करी ना इसने, कोई भी नई बात नहीं करी। अब सेक्शन 6 अगला पैराग्राफ पढ़ बेटा शाबाश, ये वाला पैराग्राफ पढ़। Section 6 of the FEMA हाँ पढ़ो बेटा। allows capital account transactions subject however टू सर्टेन कंडीशंस, यहाँ पे हाईलाइट करो, सर्टेन कंडीशंस, ये सीखनी है हमें, ये एग्जाम में आएंगे। ठीक है बेटा? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ एक बार, है ना? आपको वैसे बताया था मैंने पहले भी, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, देख लो इन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हाल, अभी 5-6 जने थे ना। ठीक है, अटेंडेंस लो बेटा, इसकी अटेंडेंस लो एक बारी, अटेंडेंस ले, नोट कर इनकी। अनुज, प्रियांशी, सानवी ऑनलाइन है, बाकी ग्रुप में सेंड कर। जो क्लास में होगा, अब होगा अटेंडेंस के टाइम पे होगा, उसकी काउंट करनी है। जो पहले थे छोड़ के चले गए उसको काउंट नहीं करेंगे हम, उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं करेंगे हम। कर जरा अटेंडेंस कर, ग्रुप में सेंड कर।
वो क्यों नहीं है यार सिमरन? तुम ऑनलाइन आती हो क्लास में? ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? चलो इतनी अटेंडेंस ले रही है, मैं समझा देता हूँ आपको, तो शुद्ध रही हो बेटा, ठीक है? मैं कर लिया नोट सबके, हटा दे उसको, हाँ, जो अटेंडेंस के टाइम पे होगा, ठीक है? देखो, शुभम है, शिवम है, पूजा है, ठीक है? क्या समझा रहा था भाई मैं? क्या क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको ना 5 क्वेश्चन देगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, एक क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल। एक तो पूछ लेगा आपसे कि डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, डिफाइन ऑथराइज्ड पर्सन, डिफाइन डीलर, डिफाइन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, आरबीआई की पावर क्या है, पढ़ के आया ना, बताया था, होमवर्क दिया था आरबीआई के बारे में, 2 पेज का होमवर्क दिया था मैंने, है ना? ठीक है, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, एसएलआर क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है? जिस दर पे बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को पैसे देता है, रेपो एंड रिवर्स रेपो का कंसेप्ट बचपन से पढ़ रहे हो 11वीं क्लास से, ठीक है? ये मैंने कहा था पढ़ के आना, एक दो पेज थे लास्ट के मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन तो देखो वहां से आएगा, आरबीआई का स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे, बताओ जी आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के स्ट्रक्चर्स, रिवर्स रेपो, रेपो, एसएलआर, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा पक्का, हाई प्रोबेबिलिटी आने की, हाई प्रोबेबिलिटी। या आपसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है? या ये पूछ लेगा आपसे, एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का ही है, और 10 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा? वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, मतलब अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है? आपको बहुत सिंपल है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के रूल्स 2000 के जो हमने पिछली क्लास में करे थे, ठीक है? बस एलआरएस और शेड्यूल जो भी दिए हैं 1 2 3 जो भी है 1 2 3 वो तो रूल्स में आ गए ना। तो ये याद रखने हैं आपने कि यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब कुल मिला के 4-5 बातें, ठीक है? और ऐसे ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की ये बातें, ठीक है? तो आपके सामने एक ट्रांजेक्शन रखी जाएगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है? आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैं बता रहा हूं, मतलब एक आदमी है वो ये ट्रांजेक्शन करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? आपको ये फैसला करना है कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहा है और इसके लिए कितना अलाउड है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। रूल्स जैसे जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बातें हम बता चुके हैं सारी, एलआरएस का भी रहता है, एलआरएस एक क्लास में हो जाएगा, अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में, ठीक है? तो आपको ये फैसला करना है पहले तो करंट है कि कैपिटल है, करंट है तो कौन से रूल्स, कैपिटल है तो कौन से रूल्स। बस आपको 2-2 नंबर के लिए करना है, आरबीआई की अप्रूवल लेनी है तो आरबीआई की अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है तो उसकी अप्रूवल, अगर एक लिमिट के अंदर है, लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है और उस लिमिट के जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो आपने लिखना है कि हाँ जी कर सकता है, फ्रीली कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, मगर इतनी रोक टोक है कि ऑथराइज्ड डीलर से लेकर से, ठीक है? और यदि वो लिमिट क्रॉस कर रहा है तो लिमिट क्रॉस करने का क्या तरीका है वो बताना है, समझे ये बात की नहीं? 2 नंबर के लिए मतलब 5-6 लाइनें लिखनी है मुश्किल से, 4-5 लाइनें 2 नंबर के लिए, ठीक है? और नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। 2 नंबर में क्या काटेगा? आपने पूरा सी लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, रूल्स लिख दिया, हाँ या ना लिख दी, भाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, या किसकी अप्रूवल लेनी है लिख दिया, बस इतनी बातें। कर सकता है कि नहीं कर सकता, कौन सा सेक्शन कह रहा है, कौन सा रूल कह रहा है, परमिशन लेनी है तो किसकी लेनी है, लिमिट प्रोवाइड कर रखी है तो कौन सी लिमिट प्रोवाइड कर रखी है, 3-4 बातें तो होती है, 5वीं बात है नहीं इसमें, कोई है कोई 5वीं बात?
है ना। और ये पांचों बातें ऑलमोस्ट रिपीट होंगी पांचों क्वेश्चंस के लिए, कि ये ट्रांजैक्शन करंट है, ये कैपिटल है, इसके लिए इतनी लिमिट है, ये लिमिट के क्रॉस जा रहा है तो इसकी अप्रूवल लेनी है, इसकी अप्रूवल नहीं लेनी, यहां अप्रूवल लिमिट के अंदर काम कर रहा है तो अप्रूवल नहीं लेनी। पांचवी बात तो है नहीं कोई। और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। तो आगे 15 नंबर अंटी में। बोलो बात समझ में आए कि नहीं है ना आसान? वो है क्या इसमें बताओ? कुछ भी नहीं है। इससे आसान चैप्टर बताओ कौन सा 15 नंबर? इससे इजी चैप्टर पूरी बुक का कोई नहीं है। और लोग इस चैप्टर को सबसे महा डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं। टीचर भी पढ़ाने से पहले वो फेमा है ये, इससे डर के रहना, अरे चूहा है ये, कुचल देंगे इसको, कुछ भी नहीं है ये। बात समझ में है कि नहीं है? दिमाग लगेगा एविडेंस पढ़ने में लगेगा, वहां दिमाग के तोते खुलेंगे, सारे उड़ेंगे कि अरे क्या बोलना चाहे, वहां पता चलेगा कि क्या होता है पढ़ना। ये तो कुछ पढ़ना है ही नहीं, लिमिट दे रखी है, लिमिट को याद रखना है बस, और क्या करना है इसमें? क्या डिफिकल्टी क्या है? जो फेमा को मुश्किल बताता है ना, वो मेरे को बिल्कुल बकवास आदमी लगता है। फेमा मुश्किल नहीं है बिल्कुल, फेमा सबसे आसान चैप्टर है। और अर्निंग की बात कर लूं तो सबसे ज्यादा अर्निंग इस चैप्टर के अंदर है, क्योंकि बड़े लोगों से डील करोगे ना। जो फेमा में डील कर रहा है, मतलब छोटे लल्लू पंजू से तो आप डील करोगे नहीं, मोटी ट्रांजैक्शन करेगा ना। या छोटे से छोटी ट्रांजैक्शन भी 25-30 लाख से कम तो होगी नहीं। जिसको फेमा की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब वो $2.5 लाख तो कम से कम करेगा यूज, जिसे तुम्हारी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। $2.5 लाख कितने होते हैं? करोड़ों में होगी ट्रांजेक्शन, 2-2.5 करोड़। मतलब छोटे से छोटा क्लाइंट भी तुम्हें कितने का मिलेगा? 2-2.5 करोड़ का। ठीक है, महीने में तुमने 3-4 लोगों को सर्व कर दिया, तुम्हारा महीने का खर्चा बाहर बढ़िया वाला है, जो अपर मिडिल क्लास आदमी जो खर्च करता है पैसे। समझ में ये बात की नहीं है? जहां तक कंप्लायंसेस का सवाल है, मैं तुम्हें अभी लिटिगेशन में कंसिडर ही नहीं कर रहा। लिटिगेशन तो शेरों वाला काम है ना, ये तो समझ में ही बात की नहीं। अभी लिटिगेशन के लिए नहीं कंसिडर। तुम मान लो टुच्चे से टुच्चा काम करोगे, टुच्चे से टुच्चा मतलब टुच्चा मतलब टुच्चा टुच्चा नहीं होता, मतलब इस फील्ड में पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल वाइज टुच्चा बोल रहा हूँ। मतलब कंप्लायंसेस, बैठ के कंप्लायंसेस करोगे, फाइलिंग करोगे, ये टुच्चा काम ही है ना, आंखें फोड़ने वाली। ठीक है ना? जहां मतलब जो डोपामिन रिलीज करने वाले काम, मतलब लिटिगेशन है ना, वहां तो मतलब एक्साइटमेंट और फाइट करना, जहां पे मतलब मौत के जबड़े से आदमी को बचा के लेके आना, या आदमी के नरक की पर्ची कटाना है, फंसा देना किसी को। हाँ, समझ में आई बात की नहीं आई? ये वो उसमें फिर बड़ा एक्साइटिंग वाला काम है वो। तुम अगर सॉफ्ट से सॉफ्ट काम भी करोगे, सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, चलो ये थोड़ा सेंसिबल प्रोफेशनल वर्ड है, सॉफ्ट काम भी, इजी काम भी चूज करोगे तो भी करोड़ों में ट्रांजेक्शन होंगी। और 4-5 क्लाइंट तुमने सर्व कर दिए तो तुम यू कैन इजिली अर्न योर लिविंग। बोलो, स्पेशली गर्ल्स जो बाहर धक्के नहीं खा सकती, या बाहर दुनिया से मतलब नहीं, गर्ल्स थोड़ा सा सॉफ्ट होती है ना, तो मतलब घर वाले काम घर बैठे बैठे तुम कर सकते हो काम। समझ में ही बात की नहीं है? कैसे काम मिलेगा ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जब तुम CS प्रोफेशनल में पहुंच जाओगे तब बताऊंगा ये बात। सारे पत्ते थोड़े खोलूंगा। CS प्रोफेशनल की फीस नहीं दोगे ना फिर तुम मुझे तो समझ में ही बात की नहीं है? तो ये जबरदस्त तरीका है इसका फेमा का, ये बता रहा हूँ। आसान है, एग्जाम में भी 15 नंबर दिलाएगा आपको, लाइफ में भी पैसे कमा के देगा। कर लो इसको बहुत बढ़िया से। इसकी सिस्टर है फिर FCRA, जो पहले करा चुका है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। और जिनको FCRA की जरूरत पड़ेगी, पॉलिटिशियंस, अगर तुम्हें लिंक बनाने हैं, अगर तुम्हारा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है कि मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक है, या राजनीति वाले लोगों के बीच में जाना है, उनसे लिंक बनाने हैं, तो फिर FCRA कर लो मास्टर। मतलब FCRA की प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस ही अलग होती है, मतलब वो सिर्फ FCRA करते हैं। FCRA के लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों से लिंक होते हैं। समझ में ही बात की नहीं? ठीक है, बात समझ भेजे में आ रही है बात की नहीं आ रही? आ रही है बात भेजे में? तो पढ़ लो इसको, है ना। FCRA करा दिया तुम्हारे को, बढ़िया बढ़िया तरीके से करा दिया, उसकी अपडेट कर दिया मैंने वीडियो। FCRA नहीं डाले, उसकी तो रिकॉर्डिंग करी है सारी FCRA की हमने, कंपटीशन की अपलोडेड है। तो मुझे बताना यार, तुम मुझे, है ना, तुम मुझे बता देना शिवम, है ना। तुम मेरा काफ़ी सारा बैकलॉग हो गया मेरे पार्ट पे भी। मैं इस हफ्ते में कोशिश करूंगा कि अब तक का सारा मैं अपडेट वहाँ पे कर दूँ। हाँ ठीक है, फेमा, ठीक है। चलो, कहाँ पर थे हम? अब हम कहाँ पर थे?
अब हमें सीखना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, है ना? ठीक है बेटा, अब आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, सिर्फ 10 मिनट का, ठीक है? 10 मिनट ब्रेक, नॉट मोर देन 10 मिनट। पानी वानी पी लो, थोड़ा सा बस वॉक कर लो, बस मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है? लंच लंच करने में जाना बोले ना, फिर खाना खा के समझ में नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, दिमाग भारी हो जाएगा ना फिर खाना खा के। और खाना खा के इमीडिएटली बढ़ना नहीं चाहिए बेटा, हमारी बॉडी में जो है ना, फिर बताऊंगा कभी क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब खाना खा के आधा घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 40 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए खाना खाने के बाद। अब तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि तुम्हें बीच में ही खाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा लाइट लिया करो ना, नट्स वगैरह, केला, बनाना, जूस वगैरह। जूस तो बाहर अनहाइजीनिक होता है, फ्रूट्स खाया करो ज़्यादा अगर पढ़ना है तो। विटामिन सी की तुम्हारे अंदर थोक में होना चाहिए विटामिन सी, तो दिमाग खुलता है। विटामिन सी रो फॉर्म में बेस्ट सोर्स है आंवला। आंवले का सीजन आ गया, ठीक है? सीएस गया भाड़ में, अगर शक्ल अच्छी करनी है ना अपनी, अपने सारे विटामिन, सारी कमी पूरी करनी है तो खूब आंवला रो, कच्चा आंवले खाओ जितना खा सकते हो। माइंड विटामिन, आँखें भी, आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी, ए, सी दोनों मिल जाएंगे उसमें, ठीक है? और इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ लंच में करने के लिए ना तुम्हें, ठीक है? तुम दही खा लिया करो अपने साथ ना, टिफिन में एक मुट्ठी चने रखो और थोड़ा सा गुड़ ले आओ अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड़, और वहाँ से ना डेयरी से दही लो, उसमें गुड़ डाल दो और चने के साथ वो खा लो। बेस्ट, आसान और सस्ता, मतलब इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 50 रुपीज़। जो तुम 50 रुपये उसको दे के आए ना, तो तुम गंदे से चावल खा के आए हो अनहाइजीनिक से, वो प्लास्टिक के बाउल में, उससे 100 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। आपको, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, ठीक है? और तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है? डाइट वो अच्छी होती है जिसको खाने के बाद काम करने का मन करे। वो डाइट बेकार होती है जो खाने के बाद सुलाए, ठीक है? वो संडे को खाया करो, छोले भटूरे खा के सो दो, लस्सी पी के, ठीक है ना? चलो 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट में आ जाना भाई, ठीक है? 4:15 से पहले पहले इधर आ जाना, ठीक है? फटाफट। और फिर हम करेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस।